हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इन्फॉर्मेटिक्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, कब कब हम कह सकते हैं कि टॉर्ट कमिट हुआ है, इसके लिए हमें जानना है टॉर्ट को प्रूव करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। ओके, सो टॉर्ट क्या है, एक बार मैं शॉर्ट में आपको याद दिला देती हूँ। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और टॉर्ट के लिए जो लॉ है वो हमें रेमेडी यानी कि कंपेंसेशन प्रोवाइड कराता है। एम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स राइट, जैसे कि पर्सन का, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन, इन तीनों चीज़ों के लिए जो राइट है इंडिविजुअल का वो प्रोटेक्ट करना। और रेमेडीज़, कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है टॉर्ट में, कंपेंसेशन या डैमेजेस मिलते हैं, इंजंक्शंस या रेस्टिट्यूशंस हो सकते हैं। सो दिस इज़ टॉर्ट। एक शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, बाकी अगर डिटेल में आपको जानना है इसके लिए आपको चैनल में जाना पड़ेगा, मेरे चैनल में, और उसके बाद वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टॉर्ट्स के लिए सेपरेटली एक वीडियो बना रखा है। सो ओके, कमिंग टू द टॉपिक कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट क्या क्या हैं। देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स: रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, लीगल डैमेज यानी कि इंजरी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, एंड द लास्ट वन इज लीगल रेमेडी। सो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि एक रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन हुआ है। एक्ट और ओमिशन, एक्ट का मतलब कि एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, ओमिशन मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया है, यानी कि कुछ ऐसा काम एक्ट करने का, कोई रॉन्गफुल एक्ट करने का मतलब एक ऐसा काम किया है, जैसे हमें पता है कि टॉर्ट का मतलब है कि टेढ़ा हुआ काम, ट्विस्टेड। टॉर्टा मीन्स ट्विस्टेड, टेढ़ा हुआ कोई काम जो कि सीधा नहीं है। तो ऐसा कोई काम, रॉन्गफुल एक्ट जो किया गया है वो एक्ट हो गया, और ऐसा कुछ काम जो करना चाहिए था, देयर वॉज अ ड्यूटी, बट उसका ओमिशन हुआ है मतलब नहीं किया, तब भी टॉर्ट हो सकता है। सो मस्ट बी अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट और ड्यूटी। तो टॉर्ट में सबसे पहले एक लीगल राइट का वायलेशन होता है या फिर लीगल ड्यूटी का वायलेशन होता है। इट इंक्लूड्स रॉन्गफुल एक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिफॉमेशन हो गया, असॉल्ट हो गया, यहाँ पे एक्ट किया जाता है। और रॉन्गफुल ओमिशन क्या है? जहाँ पे नेग्लिजेंस हो जाता है, केयरलेसनेस की वजह से आपको एक ड्यूटी थी वो आपने फुलफिल नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर दिया, फेलियर टू एक्ट किया है, तो रॉन्गफुल ओमिशन हो सकता है। इसके लिए केस यहाँ पे एक दिया हुआ है, डोंगे वर्सेस स्टीवेंसन का केस। यहाँ पे नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस का केस है एक, जहाँ पे एक कपल जाते हैं, जिंजर बियर ऑर्डर करते हैं बार में जाके, और जिंजर बियर पीने के बाद जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने जिंजर बियर पी लिया होता है, एंड लास्ट में दे फाउंड अ डेड बॉडी ऑफ अ स्नेल इन द बॉटल। तो देयर वॉज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस एयर, कि सही से केयरफुली चेक ना करके देने के वजह से ये हुआ था। इसके अलावा भी रॉन्गफुल एक्ट में या ओमिशन में आप एक और केस पढ़ सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक कह सकते हैं लैंडमार्क केस है, ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट और वेल नोन केस है आपका ओमिशन का। यहाँ क्या होता है, ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर के केस में एक चिल्ड्रंस पार्क होता है, चिल्ड्रंस पार्क में एक पॉइजनस ट्री हो जाता है, उग जाता है किसी भी तरह से, और पॉइजनस ट्री में फ्रूट्स भी फले रहते हैं। तो एक बच्चा उस पॉइजनस ट्री से फ्रूट तोड़ के खा लेता है और इवेंचुअली उसका डेथ हो जाता है। इस केस में ग्लासगो कॉरपोरेशन लायबल हो जाते हैं, लायबल हेल्ड होते हैं, कोर्ट हेल्ड करते हैं कि ग्लासगो कॉरपोरेशन वॉज लायबल फॉर द कंपेंसेशन। क्यों? क्योंकि ये जो चिल्ड्रंस पार्क था ये कॉरपोरेशन के अंडर था, तो कॉरपोरेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्क को मेंटेन करे, और किसी चिल्ड्रंस पार्क में कभी भी कोई पॉइजनस ट्री होना नहीं चाहिए। अगर था भी तो उसे कटवा देना चाहिए था, या प्रॉपर फेंसिंग करना चाहिए था कि बच्चों के पहुँच ना पाए वहाँ पे बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तरफ से नेग्लिजेंस हुआ, ड्यूटी टू टेक केयर हो गया, फेलियर ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दैट पार्क, ये होने की वजह से लायबिलिटी लेना पड़ा ग्लासगो कॉरपोरेशन को। सो इट वॉज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस ऑफ ओमिशन। इसके अलावा ये तो हो गया आपका फॉरेन केस, इसके अलावा आप कर सकते हो एक और इंडियन केस, दैट इज़ आपका सुहागवंती वर्सेस एमसीडी।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का केस है ये, सुहाग बंती वर्सेस दिल्ली। यहाँ पे एमसीडी। इस केस में क्या होता है कि हार्ट ऑफ द सिटी में, दिल्ली में ही एक क्लॉक टावर होता है। तो क्लॉक टावर काफ़ी पुराना हो जाता है, बट एमसीडी वालों ने मेंटेनेंस सही से नहीं किए होते हैं। एक दिन बिजी रोड पे वो क्लॉक टावर गिर जाता है रोड पे ही, और इसके वजह से क्या होता है कि गिरने की वजह से, क्लॉक टावर गिरने की वजह से काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। और इसकी लायबिलिटी किसके पास जाती है? एमसीडी वालों के पास, क्योंकि इस क्लॉक टावर के जो मेंटेनेंस का ड्यूटी था वो एमसीडी वालों के पास था, जो कि करने के लिए वो फेल्ड होते हैं। So this was also a case of omission. नेक्स्ट एसेंशियल इज लीगल डैमेज। लीगल डैमेज को समझने के लिए हमें दो लीगल मैगजीम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज इंजूरियस साइन डैमनो एंड सेकेंड वन इज डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे देखो, इंजूरिया ये जो वर्ड है, इंजूरिया का मतलब क्या है? वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। ओके, सो इंजूरी मीन्स वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, डैमेज मीन्स नॉर्मल कि जो हर्ट हो गया या फाइनेंशियल डैमेज हो गया, ये सब। ओके, तो इंजूरिया साइन डैमनो, जहाँ पे इंजूरिया पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट है, बट डैमनो यानी कि एक्चुअल लॉस नहीं है, एक्चुअल डैमेज नहीं है। तो वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट है विदाउट एनी एक्चुअल लॉस। इसका जब इस तरह से कोई केस होता है जहाँ पे लीगल राइट वायलेशन हुआ है, बट इस मतलब कोई एज सच एक्चुअल लॉस दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे केसेस में दिस इज एक्शनेबल इन द कोर्ट, क्योंकि लीगल राइट वायलेशन होना ही ज़रूरी है टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। देयर मस्ट बी अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, भले ही एक्चुअल लॉस हो ना हो। एक केस है एशबाई वर्सेस वाइट का, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, जहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होते हैं उनके वोटिंग राइट इन्फ्रिंज होते हैं, उनको वोट देने नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से उनको कोई पर्सनल नुकसान नहीं होता है, या कोई एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस या किसी भी तरह से बॉडीली इंजरी या कोई दूसरी तरह का भी हार्म नहीं होता है, बट स्टिल उनका क्या हुआ है? राइट टू वोट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, दैट इज वायलेटेड। ओके, सो यहाँ पे क्या है? इंजूरियस साइन डैमनो का अगर केस है, दिस इज एक्शनेबल इन द कोर्ट, आपको ये याद रखना है। नेक्स्टली क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया, जहाँ पे एक्चुअल डैमेज तो है बट इंजूरिया देखो बाद में है। जब इंजूरिया बाद में लिखा है दैट मीन्स कि इंजूरिया नहीं है, इंजूरिया पहले लिखा हो तो इंजूरिया है, इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो डैमनम साइन इंजूरिया में एक्चुअल डैमेज तो है बट वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं है, एक्चुअल डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट। तो यहाँ पे एक केस दिया हुआ है, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन लॉस, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जस्ट टू मेमोराइज द फैक्ट। इस केस में क्या हुआ था? ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल एक स्कूल होता है, वो काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा होता है, सक्सेसफुली रन कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है एक बार कि अपोजिट साइड रोड में ही एक और स्कूल ओपन हो जाता है। उसकी वजह से ग्लॉसेस्टर स्कूल वालों को एडमिशन में अफेक्ट होते हैं, कुछ एडमिशन नए स्कूल में भी चला जाता है, इनको फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ग्लॉसेस्टर स्कूल वालों ने क्या किया होता है कि वो कोर्ट में जाके केस फाइल करते हैं कि हमारा लॉस हुआ है कंपटीशन में, और जो इतना पास और इतना नियर बाई आप दूसरा स्कूल नहीं खोल सकते हो। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला है, दिस केस इज नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट बिकॉज देयर इज एक्चुअल डैमेज बट देयर इज नो वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, क्योंकि उनके पास कोई लीगल राइट था ही नहीं कि वो दूसरों को एक्सक्लूड करे। राइट, जैसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम उस चीज़ के लिए दूसरों को मना नहीं कर सकते कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके करने से मेरा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या कंपटीशन में मुझे कम प्रॉफिट मिल सकता है, इस चक्कर में मैं दूसरों को तो एक्सक्लूड नहीं कर सकती। सो इफ़ देयर इज़ नो लीगल राइट देन हाउ कैन दिस एनी लीगल राइट कैन बी वायलेटेड, है ना? जब कोई लीगल राइट है ही नहीं, आप कैसे वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट करोगे? सो एक्चुअल डैमेज हुआ बट लीगल राइट वायलेशन नहीं हुआ, इस तरह का कोई अगर केस होता है, दिस इज़ नॉट एक्शनेबल इन द कोर्ट। ओके, सो ये आपको याद रखना है, दो लीगल मैगजिम और कोर्ट टॉर्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगल राइट यानी कि इंजूरिया होना ज़रूरी है, भले डैमनम हो या ना हो। राइट, सो दो चीज़ें हमने देख लिया कि एक्ट एंड ओमिशन होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज लीगल डैमेज होना चाहिए, थर्ड कि लीगल रेमेडी भी अवेलेबल होना चाहिए। और लीगल रेमेडी कब अवेलेबल होता है? एक मैगजीन से हम समझ सकते हैं, उबी जिस
इबी रेमेडियम। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है क्योंकि ये लैटिन मैगजिम है, तो आप ये इसके पे चेक कर लेना, बट स्पेलिंग ज़रूर याद रखना। इसका मतलब क्या है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पे राइट है, अगर लीगल राइट है तो रेमेडी है। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि लीगल राइट तो होना ज़रूरी है ना। डैमेज एक्चुअल लॉस है बट लीगल राइट नहीं है तो टॉर्ट ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। और जहाँ पे लीगल राइट है वहाँ पे लीगल रेमेडी भी होगा। राइट नहीं है तो रेमेडी नहीं है। तो रेमेडी जनरली इन द फॉर्म ऑफ डैमेज यानी कि कंपेंसेशन। टॉर्ट में कंपेंसेशन मिलता है, तो टॉर्ट के केसेस में एक्ट या ओमिशन होगा। एक्ट और ओमिशन के वजह से क्या होगा, एक लीगल राइट का वायलेशन होगा, और क्योंकि लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो रेमेडी भी होगी। रेमेडी क्या है यहाँ पे, टॉर्ट में कंपेंसेशन मिलेगी। अदर रेमेडीज़ भी है, लाइक इंजंक्शन है, रेस्टिट्यूशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, और भी अलग अलग हो सकते हैं इन सम केसेस। Okay, so these are the three very essential elements to constitute a case of tort. Okay, thank you for watching the video till now, or if there will be any doubt you can ask in the comment section, or if you want any topic to be explained by me, so आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।